इंडियन नेवी की तरफ से अभी किस वजह से अपने सभी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में लीड एसिड सेल के बदले लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पर लिथियम आयन बैटरी के कुछ फायदे होने के साथ साथ कुछ बहुत बड़े इशू भी सामने आ सकते हैं। इंडियन नेवी और एयरफोर्स की तरफ से आज दो मिसाइल को टेस्ट किया गया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को लगभग 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस की एक टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। INS विराट को एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए अभी किस वजह से एनवी टेक को कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है। इस बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत को कुछ ठोस सबूत मिल चुके हैं, जिसके बाद भारत अभी पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी घसीटने वाला है। और अंत में क्या चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी फिंगर 2 और फिंगर 3 पर भी कब्जा किया जा चुका है, और क्या सच में पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी 20 इंडियन सोल्जर को अगवा कर लिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है, और अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपने सभी कन्वेंशनल सबमरीन में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसके लिए एक दिन पहले ही नेवी की तरफ से एक RFI को इशू किया गया था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि नेवी अभी अपनी सभी कन्वेंशनल सबमरीन की कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए इसमें हाई कैपेसिटी की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करने वाली है। अब इस टेंडर को फाइनल करने के लिए अभी 20 महीने का डेडलाइन इशू किया गया है। अब आमतौर पर जितने भी कन्वेंशनल सबमरीन्स होते हैं, और जब से इन सबमरीन को बनाना शुरू किया गया है तब से इनमें लीड एसिड सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी भी सबमरीन को बैटरी की मदद से ऑपरेट किया जाता है तो ये काफी साइलेंट होते हैं, और आमतौर पर जब सबमरीन को सरफेस किया जाता है तो तब इनको रिचार्ज किया जाता है। लेकिन लीड एसिड सेल के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको हर दूसरे दिन सरफेस करना पड़ता है और बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। अब इसी वजह से AIP सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अंडर वाटर कंडीशन में भी डीजल इंजन को चलाया जा सकता है और बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, और इससे हमारी सबमरीन के एंड्योरेंस को काफी इंक्रीज किया जा सकता है। अब आमतौर पर AIP सिस्टम के अंदर डीजल इंजन के साथ एक क्लोज लूप को अटैच किया जाता है, और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और फ्यूल सेल मौजूद होते हैं, और इन्हीं की मदद से डीजल इंजन ऑपरेट किया जाता है, और ये सबमरीन को बिना सरफेस किए ही पानी के अंदर ऑपरेट किया जा सकता है। अब DRDO की तरफ से भी एक AIP सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, और इसके इस्तेमाल करने के बाद हमारे सभी सबमरीन के एंड्योरेंस लगभग 14 दिन तक इंक्रीज हो सकती है। अब इंडियन नेवी चाहती है कि सबमरीन के अंदर जो लीड एसिड सेल मौजूद होते हैं इनको हम लिथियम आयन सेल से रिप्लेस कर दे। अब लिथियम आयन बैटरी का क्या फायदा है ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, और इनकी जो पावर डेंसिटी होती है वो लीड एसिड सेल के मुकाबले काफी बेहतर होता है, और इनकी लाइफ साइकिल भी काफी ज्यादा होता है। वहीं पर ये सेम कैपेसिटी के लीड एसिड सेल के मुकाबले काफी हल्के होने के साथ साथ इनको मेंटेन करना भी काफी आसान होता है। एक और खास बात ये कि सेम साइज की लीड एसिड सेल के मुकाबले ये 3 से 4 गुना कम टाइम के अंदर ही चार्ज हो जाते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक अगर नेवी अपने सभी कन्वेंशनल सबमरीन्स में लिथियम आयन बैटरी को इंस्टॉल करती है तो उनकी एंड्योरेंस बिना AIP सिस्टम के ही AIP सिस्टम वाले सबमरीन के बराबर की हो सकती है। और अभी इसी वजह से जापान और साउथ कोरिया की तरफ से लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करना शुरू किया जा रहा है। इसी साल मार्च के महीने में ही जापान की तरफ से दुनिया की पहली लिथियम आयन बेस्ड सबमरीन को शामिल किया गया है, और ऐसे 7 सबमरीन को अभी जापान आगे चल के अपनी नेवी में शामिल करने वाला है। पर इन सभी एडवांटेजेस के साथ अभी लिथियम आयन बैटरी के कुछ नेगेटिव साइड भी हैं, जैसे कि ये काफी कॉस्टली होते हैं, जिस वजह से जापान की तरफ से बनाए गए सबमरीन की कॉस्ट $608 मिलियन था, और अगर उसी सबमरीन में जापान लीड एसिड सेल का इस्तेमाल करता है तो जापान को वो सबमरीन लगभग $488 मिलियन के आसपास ही पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी अगर आप लंबे टाइम की बात करें तो ये फायदेमंद होने वाले हैं, और चाइना भी अपने सबमरीन्स में इनको लगाने के लिए एक स्पेशल टाइप की लिथियम आयन बैटरी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। पर फिर भी लिथियम आयन बैटरी की एक नेगेटिव पॉइंट ये कि ये बहुत ज्यादा हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आग लगता है तो ये एक्सप्लोड कर सकते हैं, और अगर किसी सबमरीन की बैटरी सेल में एक्सप्लोजन होता है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। और साथ ही अगर एक्सप्लोड नहीं भी करता है तो इसमें गर्म होने के बाद जो गैस निकलती है वो काफी टॉक्सिक गैस होते हैं, और सबमरीन के अंदर सभी क्रू मेंबर्स को एक ही बार में अपने चपेट में ले सकता है। और अभी अगर इन्हीं सब चीजों की सोल्यूशन को निकाल दिया जाता है तो आगे चल के लिथियम आयन बैटरी को भी हमारे सबमरीन्स में इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किए गए एक रिसेंट वीडियो से पता चला है कि आज एक बार फिर से नेवी की तरफ से एक एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट किया गया है।
इस मिसाइल को हमारी गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा से फायर किया गया था और नेवी की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये टेस्ट बिल्कुल सफल रहा था, जिसमें मिसाइल ने अपने टारगेट लगभग मैक्सिमम डिस्टेंस में भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था और एक ही बार में टारगेट किए गए शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस दौरान किस मिसाइल को फायर किया गया था उसके बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन आमतौर पर INS कोरा में KS-35 मिसाइल मौजूद होते हैं। अब इस टेस्ट को इस बार बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था और इससे पहले INS प्रबल से भी एक एंटीशिप मिसाइल को टेस्ट किया गया था, लेकिन उसको अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था। अब सबको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर मल्टीपल वार्निंग को इशू किया गया है और अब ये उसी के अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी हमारी एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल के एक और टेस्ट को कंडक्ट किया गया है और ये आज तक किए गए सभी ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट से काफी अलग था, क्योंकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की जो टारगेट को सेट किया गया था वो डीप इंडियन ओशन में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस किया गया था। अब इसको हिट करने के लिए SU-30M के एयरक्राफ्ट ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ पंजाब एयरवेज से टेक ऑफ किया था और बीच में इसको एक बार रिफिल किया गया था। अब इंडियन एयरफोर्स की दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट बिल्कुल सफल रहा था और अभी ब्रह्मोस मिसाइल के जो टेस्ट था ये हमारे लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर चाइना के साथ कोई भी झड़प होता है तो हमारे SU-30M के और ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से हम काफी लंबी दूरी से चाइना की किसी भी वॉरशिप्स के ऊपर यहाँ से निशाना बना सकते हैं। अगला अपडेट INS विराट को लेके। अब सबको पता होगा कि अभी INS विराट का ऑक्शन किया जा चुका है, जिसको गुजरात के कंपनी श्रीराम ग्रुप की तरफ से 38 करोड़ में खरीद लिया गया था और आगे चल के वो इसको स्क्रैप करने वाले हैं। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया में सभी इंडियंस की तरफ से ये दावा किया गया कि INS विराट इंडियन नेवी का एक लेजेंडरी एयरक्राफ्ट कैरियर था और ये इंडियन नेवी के लिए गर्व की बात थी, जिस वजह से इसको स्क्रैप नहीं करना चाहिए और इसको अभी एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने का डिमांड किया जा रहा था। अब अच्छी बात यह था कि इसी दौरान मुंबई बेस्ड एक कंपनी एनवीटेक की तरफ से INS विराट को म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया गया था और वो श्रीराम ग्रुप से इसको दोबारा खरीद कर इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए राजी हो गए थे और यहाँ तक कि वो इसके लिए श्रीराम ग्रुप को 100 करोड़ भी देने के लिए राजी थे। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से NOC इशू नहीं किया जाएगा तब तक ऑफिशियली INS विराट को एनवीटेक को श्रीराम ग्रुप बेच नहीं सकता है और तब से अभी तक हालांकि दोनों कंपनियों के बीच आपस में प्राइस नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है, पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से NOC नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से एनवीटेक की तरफ से कोर्ट में एक पिटीशन को डाला गया कि जल्दी से उनको INS विराट को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से NOC ग्रांट किया जाए और इस पिटीशन में यह भी बताया गया कि एनवीटेक अभी INS विराट को एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करना चाहती है, जो कि आगे चल एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ एक हेरिटेज साइट भी बन सकता है। साथ ही इंडियन नेवी की रॉयल कल्चर को भी डिस्प्ले करने वाला है। अब यहाँ पर इस पिटीशन में एक और बात का जिक्र किया गया कि इनिशियली श्रीराम ग्रुप की तरफ से INS विराट के लिए 60 करोड़ का डिमांड किया गया था और उनका ये कहना था कि उन्होंने 38 करोड़ में इसको खरीदा था, जबकि इसके बाद उन्होंने इसको वहां से टो करके लेने के लिए और GST मिलाकर लगभग 12 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं और ये सब एनवीटेक उनको देने के लिए भी राजी था, पर इसके एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने इसके प्राइस को 100 करोड़ कर दिया था, जिसका कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं था, पर फिर भी एनवीटेक इसको देने के लिए राजी हो गया था। अब ऑफिशियली ये सिर्फ उनका है तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप इतना पैसा क्यों डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एथिक्स के हिसाब से देखा जाए एक तरफ श्रीराम ग्रुप के CEO का एक कहना है कि वो एक पैट्रियोटिक इंडियन है और उनको INS विराट को स्क्रैप करने के बदले इसको म्यूजियम के तौर पर देखने में ज्यादा खुशी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जब एनवीटेक इसको म्यूजियम के तौर पर खड़ा करना चाहती है तो उनसे ये अच्छी खासी पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझ आता है कि आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 40 करोड़ ज्यादा डिमांड करना ये इंसानियत के नाते सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एनवीटेक को भी अभी इसको आगे चल के म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने में और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। अगला अपडेट VM टेक्नोलॉजी की तरफ से। हैदराबाद में अभी VM टेक्नोलॉजी की तरफ से एक एडवांस सीकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जो कि अभी भारत का पहला प्राइवेट एडवांस सीकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है। इस नए फैसिलिटी को अभी तुकुगुड़ा के हार्डवेयर पार्क में सेटअप किया जाएगा और इसमें इनिशियली 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर इनिशियली रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर और इन्फ्रारेड सीकर्स की कंप्लीट डेवलपमेंट, असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद रहने वाली है और ये लगभग 1,25,000 स्क्वायर फीट में सेटअप किया जाने वाला है। VM टेक्नोलॉजी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट GP शर्मा ने बताया कि वो 2013 से ही इंडिजिनस सीकर को डेवलप करने की और इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि डिफेंस सेक्टर में हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अभी बस कुछ ही देश ऐसे हैं जो कि RF सीकर या IR सीकर को डेवलप कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें भारत का भी नाम अभी शामिल हो चुका है। लेकिन DRDO अभी 1 महीने के अंदर बस 60 RF सीकर को बना सकता है और साथ ही
300 के आसपास आयर सीकर को मैन्युफैक्चर कर सकता है और इसको बनाना हाल ही में ही शुरू किया गया है। और इससे पहले ही हम मेनली रशियन सीकर का इस्तेमाल करते थे, जो कि इंपोर्ट करने में हमको काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते थे। अब वीएम टेक्नोलॉजी का ये कहना कि अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ पे बना लेते हैं तो इसके ऑपरेशन होने के बाद हम अभी के मुकाबले काफ़ी कम कीमत में इनको बना सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो इनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। अब सबको पता होगा कि कल पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिनको साइंस का एस और टेक्नोलॉजी का टी तक नहीं पता है, उन्होंने बड़े गर्व के साथ ये एडमिट कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस के इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया था, जिसमें भारत के 40 सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब जब से ये हादसा हुआ था तब से पाकिस्तान की तरफ से ये मानने से इनकार किया जा रहा था कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन अभी पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट देने के बाद साफ हो चुका है कि इसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है और वो सीधे तौर पर इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो हमला किया गया था वो एक आतंकवादी हमला था और उसको अभी पाकिस्तान की तरफ से खुला समर्थन किया जा रहा है। अब इसी बात को लेके भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ केस किया जाने वाला है और इसी को बेस करके भारत अभी एफएटीएफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि जब एक आतंकवादी हमले को किसी देश की तरफ से और उनकी असेंबली में अपनी खुद का अचीवमेंट बताया जाता है तो उस देश का आतंकवादी हरकतों के साथ शामिल होने का इससे बड़ा और सबूत नहीं मिल सकता है। और इसको बेस करके पाकिस्तान को एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में ऐड करने में भारत को काफ़ी आसानी होने वाली है, पर फिर भी चाइना और टर्की जैसे देश इस बात को लेकर अभी पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके। रिसेंटली 2 दिन पहले द हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी पांगोंग की नॉर्थ बैंक में फिर से इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की गई है और अभी चाइना की तरफ से फिंगर 2 और फिंगर 3 पर भी कब्जा कर लिया गया है। और इसके बारे में आप में से कुछ लोग भी मुझको सवाल कर रहे थे। अब द हिंदू का जो आर्टिकल था इसको फॉर्मर बीजेपी के एमपी थुप्स्तान चेवांग के स्टेटमेंट को बेस करके दिया गया था और उन्होंने ये क्लेम किया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी इंडियन साइड में और अंदर तक घुसपैठ किया जा चुका है, जबकि इस बात को लेकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक द हिंदू की तरफ से इशू किया गया इस आर्टिकल के छानबीन करने के बाद उनको ये पता लगा है कि पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि द हिंदू की तरफ से यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी को जाने बिना ही बस एक क्लेम के बेसिस पर आर्टिकल छाप दिया गया था। ये बात सच है कि हम अभी आज तक की सबसे बड़ी और मुश्किल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं, लेकिन पीपल लिबरेशन आर्मी अभी फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच ही मौजूद है और अभी इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच कोई भी फ्रेश आमना सामना नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट भी सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से 20 इंडियन जवानों को कैप्चर किया जा चुका था, जो कि एक फेक रिपोर्ट था और यहां तक इस बात को लेकर चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन इशू किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।